ऑडियो 7। पुस्तक यह सृष्टि न अनगढ़ है न अनियंत्रित। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। शीर्षक इस विराट जगत में मनुष्य की हस्ती ही क्या है। व्यक्ति अपने संबंध में न जाने किन किन भ्रांतियों और अतिरंजित मान्यताओं की कल्पना किए रहता है। इस तरह की मान्यताओं और धारणाओं के पीछे अपने आप को सर्वश्रेष्ठ, सबसे सही, सबसे प्रामाणिक और सबसे ऊंचा मानने का मिथ्याभिमान ही है। परिस्थितियां जिन्हें प्रवाह कहा जा सकता है और जो अपने ढंग से बनती व बहती हैं, किसी व्यक्ति विशेष को दृष्टिगत रखते हुए नहीं चलती। व्यक्ति का अपनी दृष्टि में कितना ही मूल्य क्यों न हो, पर विराट जगत को देखते हुए उसका अस्तित्व समुद्र में एक बूंद के बराबर भी नहीं है। इस पृथ्वी पर ही जिस पर हम निवास करते हैं, हमारे जैसे 5 अरब दूसरे लोग भी रहते हैं। मनुष्यों के अतिरिक्त छोटे बड़े कीड़े मकोड़े से लेकर विशालकाय प्राणियों की संख्या तो गिनी ही नहीं जा सकती। इतने विराट प्राणी परिवार और उसके असंख्य सदस्यों में एक व्यक्ति या एक घटना का क्या अस्तित्व हो सकता है और क्या महत्व। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति नितांत मूल्यहीन और महत्वहीन है, लेकिन अपना मूल्यांकन समग्र जगत को दृष्टिगत रखते हुए करना चाहिए और उसी के अनुरूप परिस्थितियों की समीक्षा करनी चाहिए। यदि इतना किया जा सके तो इस संसार में सुखी रहने के असंख्यों आधार हैं। इस विराट जगत के नियम और रहस्य समझ पाना अभी तक किसी के लिए संभव नहीं, इसीलिए उन्हें अपने अनुकूल बनाने या स्वयं को उनके अनुरूप ढालने की बात ही नहीं सोची जा सकती। रास्ता एक ही है कि उपलब्ध परिस्थितियों में संतुष्ट रहा जाए तथा उन्नति के लिए शक्ति भर प्रयास किया जाए। अपने संबंध में बनाई गई धारणाओं और मान्यताओं में कितनी सच्चाई है, यह इस जगत के विराट स्वरूप को देखने समझने के बाद स्पष्ट हो जाना चाहिए। जब इस विराट जगत के वास्तविक स्वरूप को भी अभी नहीं समझा जा सका, तो किस आधार पर उसमें अपना स्थान एवं अस्तित्व अपनी कल्पना के अनुरूप महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है। इस विराट जगत के संबंध में अब तक जो जानकारियां प्राप्त की जा सकी हैं, यद्यपि वे पूर्ण नहीं है, फिर भी वे बहुत चमत्कारी, आश्चर्यजनक और अद्भुत हैं। उदाहरण के लिए जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, वही कम रहस्यों और चमत्कारों से भरी हुई नहीं है। आदिकाल से मनुष्य पृथ्वी के रहस्यों को जानने के लिए प्रयत्न करता रहा है। उसने अपने इन प्रयत्नों में काफी सफलता भी प्राप्त की है, फिर भी समुद्र की अथाह संपदा उसकी रहस्यमय गहराइयों के साथ अज्ञात अगम्य बनी हुई है। समुद्र तो पूरी पृथ्वी के 3/4 हिस्से में फैला हुआ है। 1/4 पृथ्वी पर जहां आबादी और वृक्ष वनस्पतियां हैं, वही अभी पूरी तरह मनुष्य के जानने में नहीं आई है। पृथ्वी ऊपर से जिस तरह की दिखाई देती है, अंदर वैसी नहीं है। इसकी ऊपरी परत लगभग 40 मील मोटी है, जिसमें मिट्टी, पत्थर, कोयला तथा अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ हैं। इस परत के नीचे भूरस नामक एक तरल परत है, जिस पर ऊपरी परत तैरती रहती है। यह परत पिघली हुई गर्म चट्टानों की है। स्मरणीय है, पृथ्वी आरंभ में सूर्य के समान आग का तपता हुआ गोला थी। वैज्ञानिकों की मान्यता है कि कालांतर में यह धीरे धीरे ठंडी होती गई और उसकी ऊपरी परत ठोस बनती गई। अभी ऊपरी परत ही जमकर कड़ी हो सकी है, जो करीब 40 मील मोटी है। इसके नीचे आज भी गर्म पिघली हुई तरल चट्टानें हैं। उससे भी नीचे वाला 700 मील मोटा भाग शिलावरण कहलाता है, जिसके नीचे लोहे और पत्थर की मिलीजुली परतें हैं, जो लगभग 1100 मील मोटी हैं। पृथ्वी के ठीक मध्य में 4300 मील मोटा भूगर्भ है। इसमें अनेक धातुएं पिघली हुई अवस्था में हैं। अभी इन परतों तक पहुंच पाना मनुष्य के लिए संभव नहीं हो सका है। पृथ्वी के गोलाकार रूप को चादर की तरह फैलाया जाए तो वह 19 करोड़ 70 लाख वर्ग मील स्थान घेरेगी। अर्थात पृथ्वी का क्षेत्रफल 1970 लाख वर्ग मील है। इसमें 530 लाख वर्ग मील जमीन और 1310 लाख वर्ग मील समुद्र है। शेष भाग में झीलें और टापू है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 79,000 मील तथा विषुवत वृत्तीय व्यास 7,927 वर्ग मील है। इसका आका हुआ वजन 660 खरब करोड़ टन है। अकेले पृथ्वी के संदर्भ में ही मनुष्य अपने अस्तित्व और अस्मिता का मूल्य आंके तो इतनी विशाल पृथ्वी पर उसका अस्तित्व कितना बड़ा सिद्ध हो सकता है।
वस्तुतः जिस पृथ्वी में हम जन्मे हैं, पल रहे हैं और मरण के उपरांत जिसकी धूलि में मिलने वाले हैं, उसके संबंध में भी अपनी जानकारी नगण्य जितनी ही है। अन्न, जल इस धरती की ही देन है। खनिज और ईंधन जैसी साधन सामग्री जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं पूरी करती हैं। इतने पर भी उसकी गरिमा और विशिष्टता से हम सब अपरिचित जैसे ही बने हुए हैं। 2000 वर्ष से ऊपर हुए इराटस्थनीज नामक एक यूनानी विद्वान ने सर्वप्रथम पृथ्वी के परिमाण की गणना की थी। उसकी गणना के अनुसार पृथ्वी की परिधि की लंबाई 3000 मील आंकी गई थी, परंतु आधुनिक वैज्ञानिकों ने लगभग संपूर्ण पृथ्वी तल को कई बार नाप डाला है। उसके अनुसार पृथ्वी की परिधि की लंबाई लगभग 25,000 मील, ध्रुवों पर 24,860 तथा विषुवत रेखा पर 24,902 मील है। पृथ्वी के दोनों चपटे सिरे ध्रुव कहलाते हैं। ऊपर का सिरा उत्तरी ध्रुव तथा नीचे का सिरा दक्षिणी ध्रुव है। ध्रुवों के बीच पृथ्वी के व्यास की लंबाई 7,899 मील है। मध्य में उसकी लपेट पर पूर्व पश्चिम का व्यास 7,927 मील के लगभग है। संपूर्ण धरातल का 2/3 भाग जलमग्न रहता है और शेष भाग स्थल भाग है। पृथ्वी के आकार और आधार के संबंध में विविध प्रकार के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। कुछ का मत है कि यह खोखली है, तो कुछ इसे बिल्कुल ठोस मानते हैं। मार्शल गार्डनर नामक एक प्रसिद्ध भूविज्ञानवेत्ता के मतानुसार पृथ्वी खोखली है। इसकी ऊपरी परत छिलका 800 मील मोटी है। इसके भीतर भी एक सूर्य विद्यमान है जो उसे गर्मी देता रहता है। रसायनविद अरिन्यूस के अनुसार धरती धातु का बना हुआ एक बड़ा भारी गोला है। इस गोले के गर्भ में तीव्र आंच से उत्तप्त पदार्थ वायु रूप में भरा पड़ा है। उनकी कल्पना ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोट पर आधारित है। उनका कहना है कि गुरुत्वाकर्षण से खींचकर सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि धातुएं पृथ्वी के अत्यंत गहरे भागों में जमा हो गई हैं। फारसी सभ्यता वालों की मान्यता है कि कारू अपने खजाने के साथ धरती में धंस गया था और आज भी धंसता जा रहा है। वह कारू का खजाना संभवतः यही है। इस अतुल धनराशि के चतुर्दिक वायव्य रूप में लोहे की बहुत बड़ी परत है। पृथ्वी का लगभग आधा पिंड लोहे का है। वायव्य लोहे के इस अग्निमंडल का व्यास 6000 मील के लगभग है। इसके 600 मील ऊपर तक चट्टानों का वायव्य स्तर है। इसके 160 मील ऊपर तक धधकती आंच से तपे हुए सफेद पिघले पत्थर की परत है। इन सबसे ऊपर लगभग 100 मील मोटी वह परत है जिस पर हम जी रहे हैं। आधुनिक वैज्ञानिक भी अरिन्यूस के उस चिर पुरातन सिद्धांत को अपने आधुनिक मत का आधार मानते हैं। संपत्ति धरती का उत्पादन है। लक्ष्मी इसी को कहते हैं। वह धरती की बेटी है। अब तक उसमें जो खोदा उगाया गया उसी को मिल बांटकर संपदा की तरह उपयोग करते और उन सुविधा साधनों के बल पर मौज मनाते हैं। हर वर्ष उसका उत्पादन उतना अधिक है कि न केवल मनुष्यों का वरन अन्य समस्त प्राणियों का गुजारा भी इसी के बलबूते चलता है। प्रकारांतर से प्राणियों के शरीर भी धरती के ही रासायनिक पदार्थों से बने हैं। मिट्टी से वनस्पति उगती है, उसी के विभिन्न स्वरूप शाकाहारी एवं मांसाहारियों को निर्वाह सामग्री प्रदान करते हैं। खनिज, वृक्ष, वनस्पति, प्राणिज पदार्थ, जल आदि का वार्षिक उत्पादन कितना है, धरती अपने पुत्रों को कितनी संपदा प्रदान करती है, इसका लेखा जोखा रखना कठिन है। मनुष्य की जानकारी में विश्व की जो संपदा है उससे भी अधिक वह है जो पर्वतों, वनों, जलाशयों तथा अविज्ञात भूप्रदेशों में बिखरी पड़ी है। यह ज्ञात वैभव की बात हुई। धरती के भीतर जो खनिज भरे पड़े हैं उस अविज्ञात का विस्तार सहस्त्रों गुना अधिक है। इस खनिज संपदा का अभी तक मनुष्य मात्र 5% दोहन कर पाया है। इतनी संपत्ति की स्वामिनी धरती पर निवास करते हुए भी उसके पुत्र कहलाते हुए भी अपनी माता के वैभव से लाभान्वित नहीं हो पाते। इतना ही नहीं, उसकी जानकारी तक नहीं है, मात्र उस पर चलने फिरने जितनी उपयोगिता ही ध्यान में रहती है। गहराई तक सोचना संभव हुआ होता तो प्रतीत होता कि अपने ही पैरों के तले तथा इर्द गिर्द कितना वैभव बिखरा पड़ा है। यह तो केवल पृथ्वी की ही बात हुई। पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकलकर खोज करने पर सर्वप्रथम चंद्रमा के दर्शन होते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के करीब 240,000 मील दूर स्थित है। इसका व्यास 2160 मील है।
यद्यपि वहां जीवन का अस्तित्व तो नहीं है, फिर भी पृथ्वी पर से दिखाई पड़ने वाले आकाश के विभिन्न तारकों में वह सबसे सुंदर दिखाई देता है। चंद्रमा के संबंध में पूर्व संचित जानकारी और मान्यता से आधुनिक पर्यवेक्षण सर्वथा भिन्न है। वह निशानाथ एवं तारापति नहीं है, जैसा कि मान्यता के अनुसार उसका यशोगान होता रहता है। सौरमंडल के अन्य ग्रह विशालता की दृष्टि से पृथ्वी की तुलना में अत्यधिक बड़े हैं, किंतु वे दूर होने के कारण नगण्य जितने प्रतीत होते हैं। स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो निकटवर्ती वस्तुएं बड़ी एवं महत्वपूर्ण लगती है और दूरी का फासला बढ़ने पर बड़ी वस्तु भी नगण्य जैसी लगने लगती है। उदाहरण के रूप में अपने चारों ओर फैले हुए ब्रह्मांड पर दृष्टि डालने और उसकी सत्ता का पर्यवेक्षण करने पर प्रतीत होता है कि अत्यधिक विशालता भी दूरस्थ होने के कारण छोटी सी प्रतीत होने लगती है। पृथ्वी के अति निकट होने के कारण छोटा सा चंद्रमा भी इतना महत्वपूर्ण लगता है कि उसे सूर्य के बाद दूसरे नंबर का ग्रह माना जाता है, जबकि वस्तुतः उस बेचारे का स्तर पृथ्वी के उपग्रह भर जितना है। खुली आंख से देखने पर विशालकाय तारे छोटे से लगते हैं और चंद्रमा तुलनात्मक दृष्टि से उपासास्पद आकार जितना होते हुए भी रात्रि में चमकने वाला सबसे बड़ा ग्रह पिंड प्रतीत होता है। समस्त आकाशीय पिंडों में चंद्रमा हमारे सबसे सन्निकट है। आधुनिक विज्ञान और तकनीक के विकास से चंद्रमा के विषय में पर्याप्त जानकारी प्राप्त हो चुकी है। पृथ्वी से इसकी औसत दूरी 2.5 लाख मील से कुछ कम है। यदि 300 मील प्रति घंटे की रफ्तार से एक वायुयान शून्य में भी चल सकता हो तो हम 1 माह में चंद्रलोक तक पहुंच सकते हैं। नाप में भी चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी की अपेक्षा अत्यंत छोटा है। इसका व्यास लगभग 3160 मील है। चंद्रमा की तुलना यदि हम पृथ्वी से करें तो 49 चंद्रमा मिलकर एक पृथ्वी बना पाएंगे। भार की दृष्टि से पृथ्वी चंद्रमा से 81 गुना भारी है, अर्थात यदि तराजू के एक पलड़े पर पृथ्वी रखी जाए तो दूसरे पलड़े पर 81 चंद्रमा रखने पर उनका कुल भार एक पृथ्वी के बराबर होगा। पृथ्वी और चंद्रमा के पत्थरों में 5:3 का अनुपात है। आकाश देखने में पोला खोखला लगता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो बहुत ऊंचाई पर किसी ने नीली सी चादर तान कर उसमें झाड़ फानुस टांगे और टिमटिमाते दिए लटकाए हों। दृश्य के रूप में इतना ही विदित होता है, पर वस्तुतः उसमें भारी सामर्थ्य, संपदा और विशालता को देखकर आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है। तत्वदर्शियों का मत है कि पीले आकाश में खोखलापन दिखता भरे, वस्तुतः उसमें सामर्थ्य के अजश भांडागार भरे पड़े हैं। उन्हीं को पृथ्वी अपनी आवश्यकतानुसार उपलब्ध करती हुई गुजारा करती है। जब कभी उसके स्वाभाविक व्यवस्था क्रम में अंतर पड़ता है तभी विपन्न परिस्थितियां उत्पन्न होती और संतुलन बिगड़ता है। असंतुलन जन्य विभीषिकाओं से इस ब्रह्मांड रूपी साम्राज्य की सामर्थ्य का अनुमान लगाया जा सकता है। ब्रह्मांड में गैस के असंख्य बादल परिभ्रमण करते हैं। इनमें पाया जाने वाला पदार्थ आश्चर्यजनक है। कहीं वह इतना हल्का है कि 100 किलोमीटर जगह में उसका वजन मात्र 1 ग्राम हो, कहीं वह इतना भारी है कि 1 इंच व्यास में हजारों टन तोला जा सके। विस्तार की दृष्टि से ब्रह्मांड का विस्तार अकल्पनीय है। एक प्रकाश वर्ष 9463 अरब किलोमीटर का माना जाता है। अपनी आकाशगंगा में प्रायः 150 अरब तारे हैं। उनका मध्यांतर इतना बड़ा है कि आकाशगंगा के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में 1 लाख प्रकाश वर्ष लगेंगे। अब पिंडों की गतिशीलता परिधि पर दृष्टिपात किया जाए। अपना सूर्य 220 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से अपनी मंडली को साथ लेकर आकाशगंगा के केंद्र ध्रुव तारे की परिक्रमा के लिए चल रहा है। यह एक परिक्रमा 25 करोड़ वर्षों में पूरी होती है। धरती का जिस दिन जन्म हुआ होगा उस दिन से लेकर अब तक सूर्य ने केंद्र की एक परिक्रमा तक पूरी नहीं की है। वह अवधि पूरी होने तक पृथ्वी जीवित भी रहेगी या नहीं, इसमें संदेह है। अपनी आकाशगंगा में सूर्य जैसे करोड़ों तारे हैं और उसमें से सैकड़ों उससे कहीं अधिक बड़े हैं। उनसे निवृत्त होने वाली ऊर्जा समस्त ब्रह्मांड में फैलती है। दूरी के आधार पर धूमिल होना स्वाभाविक है, फिर भी उस वितरण में से कुछ हिस्सा पृथ्वी के हिस्से में भी निश्चित रूप से आता है। हर तारा ऊर्जा उगलता है और वह इतनी प्रचंड होती है कि उसका सूक्ष्मतम घटक परमाणु तक में पाई जाने वाली सामर्थ्य को आश्चर्यचकित करती है।
अणु विस्फोटों की भयंकरता हम सभी जानते हैं। अणुओं में सन्निहित ऊर्जा, जिस शक्ति केंद्र का नगण्य सा अनुदान है, वह कितनी महान होनी चाहिए, इसकी कल्पना भी ठीक से करते नहीं बन पड़ती। ब्रह्मांड में अवस्थित अरबों आकाश गंगाओं की बात छोड़ें, मात्र अपनी मंदाकिनी का ही अनुमान लगाएं तो आश्चर्यजनक आंकड़े सामने आते हैं। 2 खरब 20 करोड़ टन है। ऐसे 300 अरब सूर्यों का वजन अपनी आकाश गंगा का है। गैसीय मेघ ऐसे ही रुई के पुलंदे की तरह नहीं उड़ते फिरते, वरन उनमें असाधारण ऊर्जा के स्रोत रहते हैं। इन बादलों से ही ग्रह नक्षत्र बनते हैं और वे बूढ़े होकर जब टूटते हैं तो अपनी सामर्थ्य इसी भांडागार को वापस लौटा देते हैं।